हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो कल हमने सैटरडे के दिन हमने लास्ट मेरिकल करा था, 9th मेरिकल चैप्टर नंबर 3 का। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। तो जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 4 है ये आपकी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के 1 और 2। यूनिट 2 में आपका तीसरा चैप्टर है, और यूनिट 3 का ये पहला चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसका पहला टॉपिक हम समझेंगे आज आपका। इसका पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। देख लीजिए एक बार हेडिंग सामने। इसका पहला हेडिंग है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है। सपोज करिए आपके पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट का क्या काम होता है? मैग्नेट का काम होता है आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना। मैग्नेट क्या करती है? जो लोहे के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मैग्नेट क्या करती है? उन्हें अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। तो मैग्नेट क्या करेगी? आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो मैग्नेट को अगर आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल उसके साथ में चिपका दें। मैग्नेट के आसपास एक एरिया बन जाता है। उस एरिया में एंटर करने के बाद जैसे ही कोई पार्टिकल आता है, मैग्नेट क्या करती है? उसके ऊपर फोर्स लगा के उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच द आयरन पार्टिकल्स और अदर मैग्नेट फील्स एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें एंटर करने के बाद आयरन का पार्टिकल या कोई दूसरी मैग्नेट क्या करेगी? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे डायग्राम में समझते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इसके 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इसके चारों तरफ एक एरिया बन जाएगा। इस एरिया के अंदर जैसे ही कोई आयरन का पार्टिकल या कोई दूसरी मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी, उसके ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। मान लीजिए आप उसकी तरफ एक दूसरी मैग्नेट को लेके आ रहे हैं, तो अगर साउथ और साउथ पोल आपस में जाएंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। जो एक जैसे फोर्स होते हैं, लाइक पोल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। अब मान लीजिए अनलाइक पोल है। अनलाइक पोल का मतलब एक आपके पास नॉर्थ पोल है, एक आपके पास साउथ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ मिलकर कौन सा फोर्स लगाते हैं? कौन सा फोर्स लगाएंगे? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ये तो थी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि आपके पास एक मैग्नेट होगी, उसके चारों तरफ एक एरिया क्रिएट हो जाएगा और उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे सोचने की कोशिश करते हैं। क्या कि सपोज करिए मैग्नेट की बजाय क्या, सपोज करिए आपके पास एक वायर है। उस वायर के अंदर आपने करंट को फ्लो करा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो समझा रहा हूँ। आपके पास एक वायर है, उस वायर के अंदर आपने करंट को फ्लो करा दिया। वायर के अंदर करंट को फ्लो कराने के बाद उसके चारों तरफ एक एरिया बन जाता है। उस एरिया को भी हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द एरिया अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? कि कोई भी आपने वायर लिया और उस वायर के अंदर आपने क्या फ्लो करा दी? करंट फ्लो करा दी। तो वो क्या बन गया? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक एरिया बन जाता है और उस एरिया को भी हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है, आप सामने देख सकते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ। अगला हेडिंग है हमारा आज का बायोट-सैवर्ट लॉ। और तभी जो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाते हैं कैपिटल बी से। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल बी से दिखाएंगे हम। ठीक है। अब आप बायोट-सैवर्ट लॉ समझते हैं क्या होता है। देखिए ठीक है, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायोट-सैवर्ट लॉ ये कहता है कि सपोज करिए आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई वायर है। उस वायर के अंदर आपने क्या करा? करंट को फ्लो कराया। कोई भी वायर आपने ली, उस वायर के अंदर आपने क्या करा? करंट को फ्लो करा दिया। तो जब आप वायर के अंदर करंट को फ्लो कराएंगे तो वो क्या कराएगा? करंट कैरिंग कंडक्टर। अब उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर उसके चारों तरफ, उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाती है और उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए अब हम इस टॉपिक की बात करेंगे। तो सामने देखिए ये आपका एक बायो-सैवर्ट लॉ से क्या मतलब है? आपका स्टेटमेंट क्या है इसका? कि सपोज करिए आपके पास एक कंडक्टर है एक्स वाई। उस कंडक्टर एक्स वाई से आर डिस्टेंस पर आपका कौन सा पॉइंट है? पी। ये आपका कंडक्टर एक्स वाई है। इस कंडक्टर एक्स वाई से आर डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है आपका? पी।
आपको बताना है कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस पूरे वायर की वजह से। समझ मेरी बात में क्या बोला, ये आपके पास एक वायर है XY, इसके अंदर आपने कितनी करंट फ्लो कराई I। इस वायर I से R डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है P। आपको बताना है कि ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं फाइंड कर सकती। इसके लिए आपने क्या ले लिया, एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया DL। आपने छोटा सा एलिमेंट कौन सा ले लिया DL। तो सबसे पहले आप इस DL के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और बाद में इंटीग्रेशन कर लेंगे। और ये जो आपने ये एलिमेंट लिया है DL, और ये जो आपकी डिस्टेंस है R, ये वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री मान लिया आपने, थीटा डिग्री मान लिया। ये DL और ये थीटा, तो DL और R के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो कंसेप्ट क्या बना, वायर XY, उसके अंदर आपने कितनी करंट फ्लो करी I, और उसका एक छोटा सा एलिमेंट आपने ले लिया DL, और उससे R डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका dB। अब बायो सैवर्ट लॉ क्या कहता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपका dB है, ये किस किस बात पे डिपेंड करेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड dB है आपका, ये करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी ज़्यादा करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DL का मतलब आप ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है जितना बड़ा लेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। उसके बाद साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये DL और R के बीच का जो एंगल थीटा है, इसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो I DL साइन थीटा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DL यानी जो आपने एलिमेंट लिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सबको मिला के लिख देते हैं, I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। DB प्रोपोर्शनल I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल की जगह हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट। तो हमने कांस्टेंट मान लिया यहाँ पे K I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। एक बार देख लीजिए इसको, तो ये आ गया आपका dB इक्वल टू, तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया dB इक्वल टू K I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब K की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। K की वैल्यू होती है आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। K की वैल्यू क्या होती है आपकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो फॉर्मूला क्या बना, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। देख लीजिए एक बार, अब म्यू नॉट की अपनी एक वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये ऊपर पुट कर देते हैं, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 4 पाई, और क्या आ गया आपका I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्या बचा आपका 10 की पावर -7 I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। देख लीजिए एक बार इसको। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पुट करनी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने के लिए आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह सीधा क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -7। एक बार देख लीजिए, अब मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होगी, टेस्ला। तो ये हमने आज 2 टॉपिक पढ़े, एक हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड, एक हमने पढ़ा बायोट-सैवर्ट लॉ। कल हम बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।